हेडिंग पे लिखिए फाइनल अकाउंट, फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट सर। नाउ व्हाट इज मीन बाय फाइनल? फाइनल अकाउंट्स क्या मतलब होता है? फाइनल अकाउंट्स, फाइनल का मतलब क्या होता है? एंड। दिस इज द एंड, दिस इज व्हाट, दिस इज द एंड। तो अब हम लोग जो सीख रहे हैं कि भैया साल भर काम कर लिए, अब साल का आखिर में खड़े हैं। कहां पे खड़े हैं? साल का आखिर बोले तो भाई 31 मार्च या 31 दिसंबर। एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर में खड़े हैं सर। अब एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर में अपने को क्या चाहिए? अपने को क्या चाहिए? समझना ना? तो सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि भाई कोई भी इंसान साल भर अगर कुछ भी काम करता नहीं करता है तो एक चीज जानने के लिए, वेदर वो फायदा कमाया है, वेदर वो नुकसान हुआ, बिजनेस में फायदा हुआ या बिजनेस में लॉस हुआ। देखिए बिजनेस प्रॉफिट लॉस दोनों का खेला है, लेकिन एक काम किया, एक बार रोटेट किया तो फायदा हुआ, फिर दूसरा बार रोटेट किया, परचेज किया, सेल किया, मैन्युफैक्चरिंग किया, जो किया उसमें लॉस हो गया, फिर थर्ड वाला लॉट में प्रॉफिट हुआ। इस तरह से कंटिन्यू उसने साल भर तो किया होगा। साल भर कर लेने के बाद में इवेंचुअली एंड ऑफ द ईयर में क्या हुआ, जिसको फाइनेंशियल रिजल्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिजल्ट बोलते हैं। क्लियर है? वो रिजल्ट अपने को निकालना है कि भैया फायदा हुआ या नुकसान हुआ। इसी चीज के लिए, इसी चीज के लिए जो बिजनेसमैन है वो आपको पैसा देता है अकाउंटेंट को बोल के। अकाउंटेंट का काम क्या है? साल भर जनरल एंट्री पूरा रिकॉर्ड करना, सब कुछ सही से वॉचर वोचर पर्चे उसे सब रखना, और एट द एंड पे, एट द एंड पे उस बंदे को क्या चाहिए? प्रॉफिट लॉस चाहिए। समझ में आया? अभी सब सॉफ्टवेयर होता है, सब जर्नल एंट्री वाइज पे होती है। आपको सिर्फ जर्नल एंट्री मारना है बेटा, और प्रॉफिट लॉस सब कुछ ऑटोमेटिक बन के आता है, सब कुछ। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? ये काफी प्रैक्टिकल टॉपिक है, मैं आपको दिखाऊंगा भी क्या मैं बोलना चाह रहा हूं। तो सबसे पहले अपने लोग क्या करते हैं, पूरा बिगनिंग से चलिए। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? आइडेंटिफाई करते हैं बेटा कौन सा ट्रांजैक्शन है, कौन सा इवेंट है। रिमेंबर, इवेंट और ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई करते हैं। इवेंट क्या है? कहीं भी, वो क्या इवेंट है? ट्रांजैक्शंस कब होगा? जब, हाँ वही याद है बेटा, ही लिखोगे तुम, हमको पता है भाई साहब। वो एग्जाम्पल जो दिए थे ना, कुछ पॉइंट को याद दिलाने के लिए, याद करिए मैंने क्या बोला था। जो इम्पैक्ट करेगा, कहां इम्पैक्ट करेगा? फाइनेंशियल पोजीशंस ऑफ द बिजनेस पे, राइट? आइदर इन टर्म्स ऑफ गुड्स और सर्विसेज विच कैन बी डिस्क्राइब इन मॉनेटरी वैल्यू, जिसका कोई वैल्यू होगा, उसको क्या बोलेंगे? ट्रांजैक्शन। नाउ ट्रांजैक्शन दो तरह का होता है, पर्सनल और बिजनेस। पर्सनल और बिजनेस नहीं समझ में आता, फर्स्ट क्लास देखिएगा सर, पर्सनल और बिजनेस। तो हमें कौन सा ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना है? बिजनेस ट्रांजैक्शन को। कौन सा ट्रांजैक्शन को? क्लियर है? तो बिजनेस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करनी है सर। अब ये बिजनेस ट्रांजैक्शन, इसके साथ क्या रहेगा? एक सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट रहेगा ना सर, नहीं समझे? एक सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट रहेगा ना, जिसको क्या बोलेंगे? एविडेंस। जिसको क्या बोलेंगे? एविडेंस। कल को मान लीजिए मैनेजमेंट आपसे पूछता है कि भाई साहब ये जर्नल एंट्री कहां से तुमने पास किया, ये एंट्री कब का है, ये एंट्री क्या है, नहीं है, हमको डिटेल बताओ। तो आपके पास एविडेंस रहेगा तभी तो आप बता पाएंगे। खाली फोकट का जर्नल एंट्री मार देंगे आप? परचेज आपने किया नहीं है, बिल है ही नहीं, आपने परचेज का एंट्री मार दिया, तो क्या किया आपने? जाली काम किया। क्या काम किया आपने? याद रखिएगा, भले ही बॉस आपको करने के लिए बोलेगा, लेकिन फिर भी ज्यादा मत टेढ़िएगा, मना करिएगा, बोले सर इसका तो वॉचर नहीं है, कैसे पास करेंगे? विदाउट एविडेंस आपका बुक्स में कोई भी चीज रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए। क्लियर है?
तो each and every transaction must be supporting by the evidence which is what? Invoice, tax invoice, vouchers, credit voucher, debit voucher, समझ रहे हैं? बिल, अगर आप कच्चा में खरीद रहे हैं तो कच्चा का एक बिल बनता है, कच्चा का एक, जाते हैं ना ये बुक्स वगैरह खरीदने कैश में देते हैं, एक बिल देता है ना छोटा वाला, वो पर्ची भी इंपॉर्टेंट है, समझ रहे हैं? वो पर्ची भी इंपॉर्टेंट है। आप अगर बाहर में आते हैं कुछ अगर सामान वगैरह खाते तो बिल मिलता है कि नहीं मिलता है सर? एक कच्चा मिलता है और एक पक्का। पक्का वाला कौन सा हो गया? जिसमें जीएसटी लिखा हुआ है। जीएसटी वाला बिल कौन सा बिल हो गया? पक्का बिल हो गया। विदाउट जीएसटी वाला बिल कौन सा हो गया? कच्चा बिल हो गया। दोनों मिलता है ना सर? तो दोनों का बिल है कि नहीं है? वो एविडेंस है, तभी तो आप रिकॉर्ड करोगे ट्रांजेक्शन। क्लियर हो गया? तो सबसे पहला पॉइंट वही है, ट्रांजेक्शन। अब जब ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं तो यहाँ पर मेथड आता है। क्या आता है सर? क्या आता है यहाँ पे? किस मेथड में रिकॉर्ड करेंगे? मेथड यहां पर दो तरह का मेथड होता है, एक होता है भट्टा मेथड। कौन सा मेथड? सिंगल एंट्री मेथड, जो कि अपने लोग सीखेंगे। कौन सा मेथड है? सिंगल एंट्री मेथड सर, ये अपने लोग सिंगल एंट्री में सीखेंगे। हमारा जो मेथड है वो कौन सा मेथड है? डबल एंट्री मेथड है। कौन सा मेथड है? डबल एंट्री मेथड है सर, डबल एंट्री सिस्टम या डबल एंट्री मेथड, दैट इज डेबिट एंड क्रेडिट। कौन सा मेथड? डेबिट एंड क्रेडिट। हम लोग जो सीख रहे हैं वो कौन सा मेथड में सीख रहे हैं? डेबिट एंड क्रेडिट। मोदी दुकान, पान दुकान, क्या लगता है वो लोग टैली में मेंटेन करता है, वो लोग डेबिट क्रेडिट बनाता है। हाँ, कौन सा सिस्टम वो लोग फॉलो करता है? सिंगल एंट्री बोले तो जिसका कोई माए बाप कहाँ क्या कर रहा है नहीं कर रहा है किसी को कुछ पता। इमेजिन करिए वो लोगों का डबल एंट्री में बनाने जाएगा तो क्या होगा? 5 किलो आलू, तो रुको, आलू चाहिए। कौन सा आलू? ये वाला आलू? अच्छा, पुराना आलू, नया आलू, चंद्रमुखी, कौन सा आलू? अच्छा, ये वाला आलू, ठीक है। कैश में पेमेंट करोगे, फोन पे करोगे? बोला भैया कैश देंगे। अच्छा ठीक है, पैसा दोगे कैश, कितना दोगे? चेंज देना होगा नहीं देना होगा, रिफंड वाला भी मामला आएगा। कैश आया, कैश अकाउंट डेबिट, आलू जा रहा आलू क्रेडिट, कैश अकाउंट डेबिट टू आलू, जनरल एंट्री, कैश का डेबिट में टू आलू, आलू का क्रेडिट में बाय कैश, ट्रायल बैलेंस, पोस्टिंग, सीडीबीडी। वो आदमी रहेगा? वो आलू खरीदने वाला रहेगा? ड्रामा होता है ये सब? नहीं होता ना भाई साहब, सामान दिया सामान लिया, समझ रहे? तो आप देखिए दुनिया का हर लाइन में खड़ा हो जाएगा, पान दुकान, मोदी दुकान में 10 मिनट भी नहीं खड़ा रह सकते आप, समझ रहे हैं? ईगो में लगे है, जल्दी दे, सबको जल्दी चाहिए। वहां डबल एंट्री मेथड में रिकॉर्ड होती है, ऐसा नहीं होती। तो स्मॉल ट्रेडर लोग, कौन सा ट्रेडर? स्मॉल ट्रेडर लोग बेसिकली सब क्या फॉलो करता है? सिंगल एंट्री मेथड। कौन सा मेथड? ठीक है। तो डबल एंट्री मेथड कौन फॉलो करता है? इसमें एक्सपर्ट नॉलेज चाहिए ना सर। ये तो कोई भी एरा गेरा कर लेता है। इसमें क्या है बेसिकली बताइए तो? एक नॉर्मल सा पेज रहता है, बट एक तो डायरी रहेगा, ये वाला डायरी है ना, ये डायरी रहता है भाई साहब। इसमें क्या करेगा? यहां से डेटर का रिकॉर्ड करेगा, हर एक पेज में कल्लू भाई, चुन्ना भाई, मुन्ना भाई, छोटू भाई, मोटू भाई, और पीछे से क्रेडिटर का हिसाब रखेगा, कितना माल खरीदा है, कितना माल बेचा है, कितना रुपया दिया नहीं दिया, वो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करता है ना सर। कितना खर्चा किया नहीं किया वो रिकॉर्ड करता है, कितना सेल बने हुआ वो रिकॉर्ड करता है। हाँ, करता है क्या? करता है सर। तो उन लोग कौन सा सिस्टम फॉलो करता है? सिंगल एंट्री मेथड। हम लोग जो सीख रहे हैं फाइनल अकाउंट, वो कौन सा मेथड होता है? डबल एंट्री मेथड। क्लियर है? नाउ डबल एंट्री मेथड में इस ट्रांजेक्शंस को रिकॉर्ड कैसे करते हैं? पहले जर्नल बनाएंगे। क्या बनाते हैं सर? जर्नल बनाते हैं सर हम। जर्नल से फिर उसको पोस्टिंग कहां करते हैं सर? लेजर में पोस्टिंग करते हैं सर, समझ रहे हैं? और लेजर से फिर क्या बनाते हैं सर? ट्रायल बैलेंस बनाते हैं सर, समझ रहे हैं? और ट्रायल बैलेंस से फिर क्या बनता है सर? फाइनल अकाउंट बनता है सर। क्या बनता है? फाइनल अकाउंट बनता है। फिर फाइनल अकाउंट एक साल खत्म हो गया, फिर यहां से क्या बनेगा? जर्नल। फिर से नेक्स्ट ईयर से जर्नल एंट्री चालू। इसको अकाउंटिंग साइकिल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो सबसे प्राइमरी बुक्स क्या है? जर्नल है। क्या है सर? जर्नल है। इसमें क्या क्या आ गया? इसमें जर्नल भी आ गया, इसमें डे बुक आ गया, है ना सर? इसमें कैश बुक आ गया, इसमें एक चैप्टर है जो कि आप लोग पढ़ोगे, जर्नल प्रॉपर। जर्नल प्रॉपर आ गया, जिसको मेन जर्नल बोलते हैं।
फिर उसके बाद उसको लेजर में क्या करते हैं, पोस्टिंग करते हैं। लेजर में क्या करते हैं, पोस्टिंग करते हैं। कैश बुक के साथ साथ पीडी कैश बुक बनता है। अगर बैंक का बैलेंस में और आपका बैलेंस में डिफर है तो फिर बीआरएस बनेगा। क्या बनेगा, बीआरएस बनता है सर। समझ रहे हैं। तो जितना भी चैप्टर हमने लोग पढ़े हैं वो सारा होगा। बैड डेप आप लोग पढ़े हैं सर, अगर कोई बैड डेप होगा तो बैड डेप का जनरल एंट्री पास होगा, पीबीडीडी का एंट्री पास होगा। डेप्रिसिएशन, अगर कोई एसेट्स खरीदे हैं तो डेप्रिसिएशन बनाएंगे, जैसे मैंने आपको दिखाया वो डेप्रिसिएशन का चैप्टर है। ये सारा कुछ कर लेने के बाद क्या आता है, बैलेंस बचता है। वो बैलेंस क्या बचता है सर, ट्रायल बैलेंस बनाते हैं आप लोग। रिमेंबर ट्रायल बैलेंस, याद है ट्रायल बैलेंस की नहीं है? ट्रायल बैलेंस अपने लोग बनाते हैं सर। और ट्रायल बैलेंस का बेसिकली कितना साइड होता है, दो साइड होता है, एक होता है डेबिट और एक होता है क्रेडिट। इसमें 6 आइटम रहती है। कितनी आइटम रहती है, 6 आइटम रहता है। क्या क्या आइटम रहता है सर, इसमें आपका इनकम रहता है। क्या रहता है सर, इनकम किस साइड रहता है, क्रेडिट साइड। इसमें आपका एक्सपेंस रहता है सर। क्या रहता है, एक्सपेंस किस साइड रहता है। इसमें आपका गेन रहता है सर, गेन 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 किस साइड रहता है। इसमें आपका लॉस रहता है सर, लॉस 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 किस साइड रहता है। इसमें आपका एसेट्स रहता है सर, एसेट्स एसेट्स किस साइड रहता है। इसमें लायबिलिटी रहता है सर, लायबिलिटी किस साइड रहती है। यही 6 आइटम ही तो रहती है, और फिर दोनों साइड क्या हो जाएगा, मैच होगा। चीज समझ में आ रहा है। अब ये ट्रायल बैलेंस से हमें क्या बनाना है, फाइनल अकाउंट बनाना है। क्या बनाना है, ये फाइनल अकाउंट क्यों बनाना है, दो चीज के लिए बेटा, फाइनेंशियल रिजल्ट एंड फाइनेंशियल पोजीशंस। क्या बताओ, फाइनेंशियल रिजल्ट एंड फाइनेंशियल पोजीशंस। फाइनेंशियल रिजल्ट का मतलब होता है नतीजा, नतीजा रिजल्ट रिजल्ट। आप लोग 1 साल तक का पढ़ाई किए, पढ़ाई करने के बाद में रिजल्ट क्या आया, रिजल्ट क्या आया, नतीजा क्या आया, या तो इधर पास या तो नाउजुबिल्लाह। पढ़ ले बेटा, अल्लाह ताला सुनते हैं 24 घंटा में एक बार, कहीं ने सुन लिया तो गया थे। या तो पास या तो फेल। तो रिजल्ट क्या होगा, रिजल्ट दैट्स कॉल्ड फाइनेंशियल रिजल्ट होता है। तो बिजनेस का भी रिजल्ट क्या होगा, या तो फायदा होगा या तो फायदा या तो दूसरा होता है फाइनेंशियल पोजीशन। दूसरा क्या होता है, तो फाइनेंशियल रिजल्ट का मतलब प्रॉफिट लॉस होता है, फाइनेंशियल रिजल्ट का मतलब एसेट्स एंड लायबिलिटीज। क्या बताइए, एसेट्स एंड लायबिलिटीज। फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब आपका माली हालत, आपका माली हालत। समझ रहे, एक तो आपका फायदा हुआ और एक वेल्थ, आपका माली हालत, दोनों में फर्क है ना। वेल्थ किससे डिनोट करता है, वेल्थ डिनोट कर जाता है आपका इनकम से। अगर आपका इनकम बढ़ा, प्रॉफिट बढ़ा, तो आपका बिजनेस का पोजीशन क्या होगा, स्ट्रांग होगा। क्लियर बात है। अगर आप लॉस खाएंगे तो पैसा कहां से भरेंगे, अपना फाइनेंशियल पोजीशन से भरेंगे, तो आपका फाइनेंशियल पोजीशन क्या होगा, वीक होगा। नहीं समझे, आप पढ़ ले हैं, लिख रहे हैं, आगे पढ़ेंगे, मेहनत करेंगे, अच्छा जॉब मिल गया, समझ रहे हैं, जॉब मिल गया तो फिर घर लेंगे, गाड़ी लेंगे, फिर 3 इडियट वाला मामला होगा। ऐसे करके आपका लाइफ क्या होगा, ट्रैक में आया, तो ट्रैक में इवेंचुअली क्या होगा, फाइनेंशियल पोजीशन स्ट्रांग होगा या वीक होगा। समझ रहे हैं। तो आप अपने लाइफ को बेहतर बना रहे हैं, विच इज व्हाट, फाइनेंशियल पोजीशंस को आपको अच्छा करना है, विच इज एसेट्स एंड लायबिलिटीज। क्लियर है। तो ये 6 चीज को याद रखिएगा, इनकम गेन एंड लॉस, ये मेरा नॉमिनल अकाउंट है। कौन सा अकाउंट है, याद है, ये मेरा कौन सा अकाउंट है सर, इनकम गेन एक्सपेंस लॉस को कौन सा अकाउंट बोलते हैं, नॉमिनल अकाउंट बोलते हैं, राइट। तो हमें क्या करना है बेसिकली, हमें फाइनल अकाउंट बनाना है सर। फाइनल अकाउंट किसका बनाना है सर, फाइनल अकाउंट अब डिफरेंट नेचर ऑफ बिजनेस का भी बनता है। डिफरेंट नेचर ऑफ बिजनेस में क्या क्या हमें बताओ, सोल प्रोप्राइटरशिप हो गया, पार्टनरशिप हो गया, और कंपनीज हो गई। किसकी हो गई, कंपनी हो गई। हमें कंपनी का नहीं करना है, हमें पार्टनरशिप का नहीं करना है, हमें करना है किसका है सर, सोल प्रोप्राइटरशिप का करना है। क्लियर है। उसके लिए हमें चाहिए क्या, हमें सब कुछ किया हुआ रहेगा, जर्नल एंट्री लेजर वगैरह सब कुछ बना हुआ रहेगा, हमें गिवन क्या दिया रहेगा, और ट्रायल बैलेंस में 6 आइटम गिवन दी रहेगी। क्या आइटम गिवन दी रहेगी, 6 आइटम गिवन दी रहेगी। क्लियर है। और प्लस क्या गिवन दे रहेगा, देयर आर सम एडजस्टमेंट गिवन दिया रहेगा। क्या गिवन दिया रहेगा सर, एडजस्टमेंट गिवन दिया रहता है, जिसको एडजस्टमेंट एंट्री, रेक्टिफिकेशन, कुछ गलती हो गया नहीं हो गया, वो सबको रेक्टिफाई कब करना है आपको,
ईयर एंड होने से पहले, नहीं समझे? आप साल भर जो भी करेंगे नहीं करेंगे, साल का एंड में आपको सब ठीक करना है। क्या करना है? पूरा बुक्स ऑफ अकाउंट को ठीक करना है। इसलिए जब 31 मार्च आएगा ना, जब 31 मार्च आएगा, ईयर एंड आएगा ना, तो हम थोड़ा बिजी रहेंगे, स्टाफ लोग भी बिजी रहता है। क्यों? क्योंकि उस टाइम में जितनी भी कंपनीज है ना, सबका अकाउंट को रिकंसाइल करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? पूरा एक साल तक का जो भी उन्होंने किया, अब हम तो हर महीना नहीं जाएंगे बेटा, अफोर्ड नहीं कर पाएगा मेरे को, समझ में आ रहा है? तो लोग क्या करता है, साल भर पूरा एंट्री करता है, एक बार जाके समझा देते हैं, पहला मीटिंग में ऐसे ऐसे करो, वैसे वैसे करो, समझा दिए। अब लोग साल भर एंट्री पास करता रहता है। अब हम कब जाएंगे? हम मार्च के महीना में जाएंगे, एंड में जाएंगे, और बेटा जो भी पाप किया है वो 2 दिन में धुला देंगे। समझ गए? और धुला के अगर उसका बुक में सस्पेंस अकाउंट है, रिमेंबर सस्पेंस अकाउंट का मतलब क्या होता है? मेरा ट्रायल बैलेंस मैच नहीं हुआ, मतलब मेरा खाता में कुछ ना कुछ क्या है, गलती है। भैया अपने लोग इंसान है, गलती करेंगे कि नहीं करेंगे? गलती करेंगे, लेकिन गलती को ठीक करना है। वो ठीक करना किसका काम है? ऑडिटर जो एक्सपर्ट है उसका काम है। वो आएगा आके पूरा बुक्स ऑफ अकाउंट को क्या करना है? ठीक करना है सर। उसी को फाइनल अकाउंट बोलते हैं। आपको एंड करना है। अब आपको बताना है कि भैया आपका फायदा कितना हुआ, लॉस कितना हुआ। समझ रहे हैं? तो एक अकाउंटेंट, एक बिजनेसमैन अकाउंटेंट को इसलिए रखता है ताकि साल भर जो भी उसने ट्रांजेक्शन किया उसको रिकॉर्ड करे, जिससे उसको पता चल पाएगा कि वेदर हमें एंड में कितना रुपया कमाए हैं, प्रॉफिट कमाए हैं। उसी प्रॉफिट के ऊपर में वो सरकार को क्या देगा? टैक्स देगा। क्या देगा? टैक्स देगा। समझ रहे हैं? और जो बंदा का टर्नओवर 1 करोड़ से ज्यादा है, कितना का? 1 करोड़ से ज्यादा है, तो उसके लिए गवर्नमेंट, भैया ये आपका बड़ा मुर्गा है, तो इसके लिए गवर्नमेंट को तो टैक्स ज्यादा मिलना चाहिए। इसीलिए उसका अकाउंट्स ऑडिट होता है। क्या होता है सर? ऑडिट होता है बाय क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट, जो कि सीओपी जो प्रैक्टिस करते हैं ना, वही लोग उनको ऑडिट करेंगे। हम लोग जाकर उनका बुक्स ऑफ अकाउंट को ऑडिट करके ऑडिट रिपोर्ट देते हैं, और उनका जो भी अकाउंट्स है वो एक्यूरेट है, इसका सर्टिफिकेशन देते हैं सर। समझ गए? हम लोग सर्टिफाई कर दिया कि हाँ भाई इसका बुक्स ऑफ अकाउंट सही है, इसने जो फाइनल अकाउंट बनाया है, फाइनल अकाउंट बेसिकली पीएल बैलेंस शीट को बोलते हैं, पीएल बैलेंस शीट बना है वो करेक्ट है। समझ गए? अब उसके बेसिस में गवर्नमेंट भी अप्रूव कर देती है, हाँ भैया अब तुम टैक्स दे दो। समझ में आया? तो सीए का बहुत बड़ा रोल है फाइनेंशियल रेगुलेशन में, फाइनेंशियल सर्टिफिकेशन में। और ये समझिए, ये आपका क्वालिफिकेशन ऐसा है ना जो लाइफ टाइम तक है सर, और आपको इज्जत मिलता है सर। हम आप लोग से बात करते हैं, जब कोई क्लाइंट है तो सर करोड़ों रुपए वाला क्लाइंट है, अरबोपति क्लाइंट है, मेरे सामने बैठा हुआ है, इज्जत से बात करता है सर, रेस्पेक्ट देता है। ऐसे लोग से मुलाकात होता है जिसको आपको अपॉइंटमेंट लेने में 1-2 महीना लग जाएगा। ऐसे लोग मेरे को कॉल करते हैं, कॉल करके मीटिंग करते हैं और मेरे लिए वेट करते हैं लोग। कहाँ है आप? तो थोड़ा अच्छा लगता है। समझ में आया? तो लाइफ में एक अचीवमेंट रहती है और काफी इंपॉर्टेंट रोल है यहाँ पे। इसलिए सर प्रोफेशनल है, लॉयर का भी डिमांड है, सीएस का भी डिमांड है, सीएमए का भी डिमांड है। प्रोफेशनल का तो डिमांड हर जगह रहेगा सर। प्रोफेशनल स्किल से होते हैं। अब प्रोफेशनल भी बहुत सारा होता है सर। डॉक्टर को देखा तो बेटा 30 रुपए वाला, 3000 रुपए वाला, फर्क है नहीं है? फर्क है नहीं है? 30 रुपए वाला के पास क्वांटिटी बहुत ज्यादा रहता है, लेकिन आदमी बहुत ज्यादा रहता है, किस लिए? सस्ता है। 3000 रुपए वाला ले रहा है, जो चार्ज दे रहा है वो किस लिए? क्वालिटी। किस लिए लेता है? समझ? हमें क्या रहेगा सर, हमें क्या गिवन दे रहेगा? तो पूरा 1 साल तक अकाउंटिंग किया हुआ रहेगा। हमें यहां पे क्वेश्चन में गिवन दिया रहेगा ट्रायल बैलेंस। क्या गिवन दिया रहेगा? हमें क्वेश्चन में गिवन दिया रहेगा ट्रायल बैलेंस। ठीक है? हमें क्वेश्चन में क्या गिवन दिया रहेगा सर? ट्रायल बैलेंस। और ट्रायल बैलेंस में क्या क्या गिवन दे रहेगा आपको पता है? ट्रायल बैलेंस के साथ साथ हमें ये पूरा डेबिट क्रेडिट वगैरह दिए रहेगी, और साथ में इसके साथ प्लस दिया रहेगा एडजस्टमेंट। क्या गिवन दे रहेगा? अब ये एडजस्टमेंट क्या है? हमें यहां पर इसके साथ साथ रेक्टिफिकेशन भी करना है। क्या करना है? रेक्टिफिकेशन मतलब अगर कोई बुक में गलती वगैरह है, कुछ एरर है, तो उसको क्या करना होगा? रेक्टिफाई भी करना होगा। समझ रहे हैं? ये पूरा रेक्टिफाई करना है सर। एडजस्टमेंट क्या होता है सर? एडजस्टमेंट क्या होता है? अब चीज समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं मैं। ट्रायल बैलेंस में जब भी आप कैश पेमेंट करोगे, कैश रिसीव करोगे, उसको रिकॉर्ड होगा, है ना?
कोई आउटस्टैंडिंग है, कोई क्या है, आउटस्टैंडिंग है, इसका रिकॉर्ड होता है क्या? किसी का पैसा बाकी है, खर्चा बाकी आपको देना है, ये रिकॉर्ड कब करोगे? एट द एंड ऑफ द ईयर करोगे। कब करेंगे? एट द एंड ऑफ द ईयर। क्यों? अब यहां पर दो तरह का बेसिस होता है, एक होता है कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, क्या होता है, पढ़े थे अपने लोग, और एक होता है एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। कौन सा बेसिस? एक्रूअल बेसिस, जिसको मर्चेंटाइल बेसिस भी बोलते हैं। तो बुक्स ऑफ अकाउंट बिजनेसमैन का ऑलवेज एक्रूअल बेसिस के हिसाब से होता है। कौन सा बेसिस है? नाउ एक्रूअल बेसिस और मर्चेंटाइल बेसिस में डिफरेंस क्या है? व्हाट इज मीन बाय कैश बेसिस और एक्रूअल बेसिस? अब चीज समझिएगा, एक्रूअल बेसिस और कैश बेसिस में आपने किसी स्टाफ को सैलरी पे रखा सर 5,000 रुपया पर मंथ, 5,000 रुपया पर मंथ का सैलरी पे रखा, ठीक है। अब ये जो ड्यू होता है ना, ये ड्यू होता है हर महीने का नेक्स्ट मंथ में। कब ड्यू होता है? नेक्स्ट मंथ का 5th को ड्यू होता है। ऐसे ही होती है ना पेमेंट। इस महीने का सैलरी इस महीने में मिलता है क्या? कब मिलता है? नेक्स्ट मंथ में मिलता है। इस महीने का सैलरी कब मिलता है? नेक्स्ट मंथ में मिलता है। नेक्स्ट मंथ का सैलरी कब मिलता है? उसके बाद वाला मंथ में मिलता है, राइट। तो आप इसको 5,000 रुपया आपने इसको अप्रैल से हायर किया। कब से हायर किया? तो अप्रैल का सैलरी कब दोगे? मई में। मई का सैलरी कब दोगे? जून में। तो इस तरह से करते 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 मार्च महीना का सैलरी कब दोगे आप? अप्रैल में दोगे। मार्च महीना का सैलरी कब दोगे? चीज समझ में आ रहा है? तो आपने टोटल इसको सैलरी कितना महीना का दिया होगा? 5,000 इंटू 11 महीना का दिया होगा। आराम से सोचिए, मार्च महीना का सैलरी आप कब दोगे? अप्रैल में दोगे। तो अगर हम 31 मार्च को अगर हम खड़े हैं, कब खरीदें? अगर हम ऑन 31 मार्च को खड़े हैं, 31 मार्च 2022 को खड़े मान लीजिए, तो भैया हम इसको कितना महीना का पेमेंट किए सैलरी? अप्रैल से लेके कहां तक पेमेंट करेंगे? अप्रैल से लेके इसको हम फरवरी तक पेमेंट किए। मार्च का पेमेंट हुआ क्या अभी? तो कितना का पेमेंट हो गया? 5,000 इंटू 11 महीना कितना का पेमेंट हो जाएगा? 55,000 का पेमेंट हुआ। कितना का पेमेंट हुआ? आराम से सोचिए। क्या मार्च महीना का सैलरी मैंने 5,000 रुपए दिया है अभी तक? वो कब दूंगा? अप्रैल में देंगे। लेकिन हमको बुक्स ऑफ अकाउंट कब बनाना है? समझ में आ रहा है? आप जर्नल एंट्री क्या पास करोगे? सोचो, जर्नल एंट्री सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, पोस्टिंग करो, कहां जाएगा? सैलरी का डेबिट में, कैश का क्रेडिट में। फिर अगला महीना सैलरी डेबिट, कैश क्रेडिट, सिर्फ आपका सैलरी डेबिट। इस तरह से सैलरी डेबिट कितनी बार होगा? 11 बार होगा। और एट द एंड में सैलरी अकाउंट में कितना आएगा? 55,000 रुपया आएगा। कितना आएगा? और ये सैलरी अकाउंट का बैलेंस कहां शो करेगा? ट्रायल बैलेंस में। तो ट्रायल बैलेंस में मेरे को बताइए, ट्रायल बैलेंस में मेरे को बताइए, सैलरी बोलकर आपको कितना दिखेगा? 55,000 रुपया दिखेगा। 5,000 है क्या? 5,000 अभी तक पेमेंट हुआ है, तो उसका एंट्री होगा? नहीं होगा, क्योंकि 31 मार्च में आपने पेमेंट नहीं किया, तो उसका जर्नल एंट्री 31 मार्च में होगा? नहीं होगा। अगर आप कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग बनाते हैं, तो आप अपना बुक्स में सैलरी एज अ खर्चा 55,000 ही दिखाओगे। ये कौन सा बेसिस हुआ? कैश बेसिस। ये कौन सा बेसिस हुआ? लेकिन एक्रूअल बेसिस में अगर आप दिखाएंगे, एक्रूअल बेसिस में दिखाएंगे, तो ये सैलरी ट्रायल बैलेंस है, तो आप 55,000 रुपए दिखाओगे ही। लेकिन 5,000 रुपए का यहां पर क्या हो गया सर? आउटस्टैंडिंग हो गया ना। तो ये आउटस्टैंडिंग 5,000 रुपए आप क्या करोगे? ऐड करके टोटल खर्चा कितना दिखाओगे? 60,000। दिस इज एक्रूअल बेसिस। दिस इज कौन सा बेसिस? एक्रूअल बेसिस अकाउंट। एक्रूअल बेसिस में आपको साल का पूरा खर्चा दिखाना है, चाहे वो आउटस्टैंडिंग हो या चाहे वो बाकी हो, चाहे वो पेमेंट हो या ना हो, आपको पूरा खर्चा दिखाना है। इसको बोलते हैं एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। चीज समझ में आ रहा है? तो ये आउटस्टैंडिंग है या नहीं है, किसी को एडवांस दिए नहीं दिए, ये पता कब चलेगा? एट द एंड ऑफ द ईयर पता चलता है। कब पता चलेगा? जिसको आपको अपना खाता में वापस लाना है, एडजस्ट करना बाय पासिंग द जर्नल एंट्री which is known as adjustment entry। कौन सा एंट्री? रेक्टिफिकेशन को भी रेक्टिफाई करना है बाय पासिंग रेक्टिफिकेशन एंट्री। कौन सा एंट्री? तो ये जो एडजस्टमेंट का चैप्टर है ना, ये अपने लोग जर्नल प्रॉपर में सीखेंगे। कहां पे सीखेंगे?
ये जर्नल प्रॉपर का चैप्टर में अपने लोग एडजस्टमेंट एंट्री सीखेंगे। रेक्टिफिकेशन को सॉल्व कैसे करते हैं ये रेक्टिफिकेशन का चैप्टर में सीखेंगे। एक चैप्टर है ना आपका रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, वहां पे एरर को रेक्टिफाई कैसे करते हैं और उसके अगेंस्ट में जर्नल एंट्री कैसे पास करते हैं, ये वहां पे सीखेंगे। चीज समझ में आ रहा है? तो हमें फाइनल अकाउंट जो बनाना है वो किस बेसिस में बनाना है? एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में। किस बेसिस में बनाना है? एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में बनानी है। यहां तक कोई प्रॉब्लम समझ में आ रहा है? तो हमें अभी एडजस्टमेंट का बात नहीं करना, लेकिन याद रखना है कि हमें क्वेश्चन में क्या गिवन दे रहेगा, ट्रायल बैलेंस गिवन दे रहेगा, एडजस्टमेंट गिवन दे रहेगा और कुछ कुछ रेक्टिफिकेशन गिवन दे रहेगा। ये सब से हमको हेल्प से क्या बनाना है? फाइनल अकाउंट। अब फाइनल अकाउंट में बनाना क्या है बाबू? फाइनल अकाउंट में बनाना क्या है? फाइनल अकाउंट डिफरेंट नेचर ऑफ बिजनेस का होता है, बट आपको करना किसका है? सोल प्रोपराइटरशिप का। किसका बनाना है सर? आपको बनाना है सोल प्रोपराइटरशिप का। आपको बनाना है ऐसा सोल प्रोपराइटरशिप का। पार्टनरशिप का अलग है, कंपनी का अलग है। अभी हमारा जो सिलेबस में वो क्या है? सोल प्रोपराइटरशिप है। सोल प्रोपराइटरशिप मतलब जिसका ओनर क्या है? क्लियर है? अब सोल प्रोपराइटरशिप में भी दो तरह का कंसर्न होता है। एक होता है मैन्युफैक्चरिंग। क्या होता है सर? है ना, कुछ लोग मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और कुछ लोग ट्रेडिंग करता है। क्या करता है सर? ट्रेडिंग करता है। नाउ मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेडिंग दोनों में डिफरेंस है ना? मैन्युफैक्चरिंग जो करता है उसको क्या बोलते हैं? मैन्युफैक्चरर। ट्रेडिंग जो करता है उसको क्या बोलते हैं? ट्रेडर। मैन्युफैक्चरर का काम क्या है? रॉ मटेरियल है और भी सामान है, प्रोसेस है, फार्मूला है, उसको मिक्स करना है, वर्कर है, लेबर, उसके हेल्प से क्या करना है? एक नया गुड्स तैयार करना है। वो नया गुड्स ऐसा बनाना है जो कि मार्केट में क्या हो सके? कंज्यूम्ड हो सके, जो मार्केटेबल है, जिसको वो बेच सके। और ऑब्वियसली उसको ज्यादा में बेचेगा, बेच के क्या करेगा? प्रॉफिट कमाएगा। वो जिसको बेचता है उसको क्या बोलते हैं? ट्रेडर। वो ट्रेडर उससे गुड्स परचेस करता है और गुड्स परचेस करके क्या करेगा? फिर किसी और को बेचेगा, अपना प्रॉफिट ऐड करता है, मार्कअप ऐड करके इवेंचुअली वो मेरा किसके पास पहुंचता है? कंज्यूमर के पास। कंज्यूमर उसको खा लेता है, खत्म। यही पूरा हायरार्की है। तो मैन्युफैक्चरर क्या करेगा सर? गुड्स को रॉ मटेरियल से मैन्युफैक्चरिंग में बनाएगा और उसको बेच देगा किसको? ट्रेडर के पास। क्या ट्रेडर नया गुड्स बनाता है कुछ, या उसी गुड्स को क्या करेगा? पास ऑन करता है ना? एग्जाम्पल के तौर पे गुड्स मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है चाइना पे, फोन कहां बन रहा है? ये एप्पल, एप्पल, ये सारा फोन कहां पे बन रहा है? चाइना पे। लेकिन कहां पे खरीद रहे हैं? तो वहां से वहां ऐसे आ जाता है क्या? चाइनीज वाला जो आईफोन कंपनी वो डायरेक्ट आपको यहां से वहां भेजता है क्या? समझ में आता है? तो गुड्स मैन्युफैक्चरिंग कोई और किया है, उसको असेंबल कोई और किया है, फिर उसको पूरा पैकिंग कोई और किया है, वो कोई और ट्रांसफर कर रहा है, फिर वहां से गुड्स को यहाँ इंडिया में कोई और मंगा रहा है, फिर दिल्ली, मुंबई, वहां से बंगाल में कोई और खरीद रहा है, फिर वहां से कोलकाता में आ रहा है, फिर जाके रिटेल आउटलेट के पास जाती है। बहुत खेला है सर, समझ रहे हैं? तो यहाँ पे फाइनल अकाउंट कैसे करके बनता है, चीज समझिएगा। अगर आप ट्रेडर हैं, क्या है, तो सबसे पहले जो आप बनाओगे उसको बोलते हैं ट्रेडिंग अकाउंट। कौन सा अकाउंट? कौन सा अकाउंट सर? ट्रेडिंग अकाउंट। कौन सा अकाउंट? ट्रेडिंग अकाउंट। क्लियर है? इसके बाद इससे जो आपका एक प्रॉफिट आएगा उस प्रॉफिट को बोलते हैं ग्रॉस प्रॉफिट। क्या बोलते हैं? ग्रॉस प्रॉफिट। क्या बोलते हैं उसको? ग्रॉस प्रॉफिट या फिर ग्रॉस लॉस। या तो प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा, या तो प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा। फिर इसके हेल्प से जो दूसरा अकाउंट बनता है उसको बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कौन सा अकाउंट? कौन सा अकाउंट सर? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है? ये ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर हो जाएगा, कहां पे ट्रांसफर हो जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर होता है। कहां पे ट्रांसफर होता है? ठीक है? ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से जो प्रॉफिट निकलता है उसको बोलते हैं नेट प्रॉफिट। क्या बोलते हैं? नेट प्रॉफिट या फिर नेट लॉस। या तो प्रॉफिट होगा या तो
लॉस होगा, दोनों होगा क्या? कयामत की निशानी है। दोनों कैसे होगा बे? नेट प्रॉफिट भी है, नेट लॉस भी है, कैसे? आसमान है जमीन एक साथ है, कैसे? समझ रहे तो या तो प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा। इसके बाद इसको ट्रांसफर कर देते हैं कैपिटल पे, और थर्ड में जो हमारा फाइनल बनता है उसको बोलते हैं बैलेंस शीट। क्या बोलते हैं सर? बैलेंस शीट। ठीक है, तो हमें फाइनल अकाउंट में बेसिकली तीन चीजें बनानी है: ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। क्लियर है? मैन्युफैक्चरिंग में क्या होता है, मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न में क्या होता है, यहां पे सबसे पहले जो अकाउंट बनता है वो बनता है मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। कौन सा अकाउंट? मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। ठीक है, कौन सा अकाउंट बनता है? मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। इससे जो आप निकालते हैं उसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। क्या बोलते हैं? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन फिर आप ट्रांसफर कर देते हैं ट्रेडिंग अकाउंट में। कहां पे ट्रांसफर करते हैं? और ट्रेडिंग अकाउंट से फिर ये वाली पार्ट फॉलो होती है। तो ट्रेडिंग अकाउंट होगा, फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होगा, और फिर इसके बाद क्या बनेगा सर? बैलेंस शीट। इसके बाद क्या बनेगा सर? बैलेंस शीट। ठीक है, ट्रेडिंग से क्या निकलता है? जीपी, ग्रॉस प्रॉफिट। ये कहां जाएगा? पीएल में। पीएल से क्या निकलता है? नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट कहां जाएगा सर? बैलेंस शीट। क्लियर है? ठीक है सर, तो हमें सोल प्रोप्राइटरशिप बनाना है, या तो ट्रेडिंग या तो मैन्युफैक्चरिंग। हमें बेसिकली ट्रेडिंग कंसर्न ही देखना है। और ट्रेडिंग में और मैन्युफैक्चरिंग में क्या फर्क है? दोनों कंसर्न में सिर्फ ये वाली लेजर का फर्क है ना? तो अगर हम इसको सीख गए और मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट सिर्फ बनाना सीख जाएंगे तो हम पूरा का पूरा मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न का भी फाइनल अकाउंट बना लेंगे। बिकॉज ट्रेडिंग, पीएल और बैलेंस शीट ये क्या है? इसमें सेम है, सिर्फ इसमें एक्स्ट्रा क्या है सर? मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट हमें बनाना है। वो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालना है, फिर उसके बाद ट्रेडिंग, पीएल, बैलेंस शीट बनाना है हमें। क्लियर है? तो फाइनल अकाउंट का पूरा स्टेप जो है वो तीन पार्ट में बटा है: ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। क्लियर है? अब ये जो बना है इसमें से सीन क्या है सर? कौन सा कहां कहां जाएगा नहीं जाएगा उस चीज को समझना है। तो पहले हमें ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है। क्या बनाना है सर? ट्रेडिंग अकाउंट बनाना, और ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट अपने को सीखनी है, क्या क्या आएगा नहीं आएगा। in the books of in the books of dot 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 dot। ठीक है सर, इन दी बुक्स ऑफ बोका डॉट डॉट। गाली नहीं दिया बॉस, समझ रहे हैं? यहां पे क्या लिखेंगे? ट्रेडिंग अकाउंट। क्या लिखेंगे? फॉर द ईयर एंडेड, फॉर द ईयर एंडेड। ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, यहां पर डेट होगा कब मेरा ईयर एंड हो रहा है वो यहां पे लिखना है। ये साइड होता है पर्टिकुलर्स,
ये साइड होता है अमाउंट, ये साइड होता है पर्टिकुलर्स, ये साइड होता है अमाउंट। ठीक है सर। कुछ कुछ लोग यहाँ पे दो कॉलम भी करते हैं, एक और कॉलम यहाँ पे टान देते हैं डिटेल्स और अमाउंट का कॉलम। वो किस लिए करते हैं, कोई अगर ऐड लेस करना उड़ना रहा नहीं रहा तो यहाँ पे करते हैं, फिर उसको जोड़ के बाहर कर देते हैं। इवेंचुअली यही कॉलम हमारा मेन है जिसको टोटल करना है। ठीक है। फॉर्मेट में क्या क्या आता है सर, आई होप आप लोग ऑलरेडी सीखे हुए हैं। तो मुझे बताइए सबसे पहले क्या बैठाते हैं यहाँ पे, क्या क्या बोला रहे, ओपनिंग स्टॉक सर। ओपनिंग स्टॉक, स्टॉक दो तरह का होगा बेटा, एक होगा ओपनिंग और एक होगा, ओपनिंग का अच्छा नाम क्या हो गया, स्टॉक एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, एट दी, और क्लोजिंग स्टॉक बोले तो स्टॉक एट द एंड ऑफ द ईयर। तो ओपनिंग स्टॉक यहाँ पे दिखाएंगे, है ना। और यहाँ क्या आएगा सर, परचेज आता है। तो बेसिकली हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे क्या करना है, खर्चा और इनकम में से, खर्चा और इनकम में से स्पेशली एक्सपेंस को यहां पर दो कैटेगरी में डिवाइड करना है। एक हो गया डायरेक्ट एक्सपेंस और एक होता है इनडायरेक्ट एक्सपेंस। एक होता है डायरेक्ट एक्सपेंस और एक होता है इनडायरेक्ट एक्सपेंस। नाउ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का मतलब क्या है, जो डायरेक्ट हो रहा है वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, जो इनडायरेक्ट हो रहा है वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस। यही है, हाँ ऐसे ऐसे कर रही है, यही है क्या एग्जांपल, द एक्सपेंसेस व्हिच इज डायरेक्ट इज नोन एज डायरेक्ट एक्सपेंसेस, द एक्सपेंसेस व्हिच इज इनडायरेक्ट इज नोन एज इनडायरेक्ट एक्सपेंस। ये लिख के आएगा का, तो एग्जामिनर बोलेगा आई एम गिविंग यू मार्क डायरेक्टली, इट इज नोन एज डायरेक्ट मार्क्स, आई एम गिविंग यू इनडायरेक्टली, यू नीड टू फाइंड आउट इज इट नोन एज इनडायरेक्ट मार्क्स। खेल लेगा बेटा। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का मीनिंग आपको समझना है। तो डायरेक्ट एक्सपेंडिचर वो खर्चा होता है जो फैक्ट्री में इनकर होता है। कहां पे इनकर होता है, those expenses are known to be direct expenses which are incurred in factory या during the production। वो तमाम खर्चा जो मेरा प्रोडक्शन का खर्चा है, जो मेरा फैक्ट्री का खर्चा है, वो खर्चा कहां जाएगा, डायरेक्ट में। वो तमाम खर्चा आप कहां लिखोगे, ट्रेडिंग अकाउंट में। कहां पे लिखोगे, क्लियर है। और इसके अलावा जो खर्चा बच गया वो क्या है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। मेरे को एक लड़का बोला कि भैया डायरेक्ट इनडायरेक्ट का डेफिनेशन क्या है, मैंने पूछा भाई डायरेक्ट एक्सपेंस क्या है, बोला सर दोस एक्सपेंसेस व्हिच आर नॉट डायरेक्ट व्हिच आर इनडायरेक्ट इज नोन एज डायरेक्ट एक्सपेंसेस। हम बोला सही बात है भाई, गलत तो नहीं बोला थे। इनडायरेक्ट क्या है, दोस एक्सपेंसेस व्हिच आर डायरेक्ट आर नॉट डायरेक्ट आर नोन एज इनडायरेक्ट एक्सपेंस। समझ रहे हो, घुमा लिया हो, यहां से वहां जा रहा है, वहां से यहां जा रहा है, और हम 20 से ऐसे किए और फाड़ दिए उसको। मतलब बहुत अच्छा बात बोला था, डायरेक्ट इनडायरेक्ट इधर उधर का समझ में आ गया था उसको। तो सर यहां पे आपको फैक्ट्री का खर्चा करना है, क्या करना है, फैक्ट्री का खर्चा। तो जो खर्चा मेरा फैक्ट्री का खर्चा, प्रोडक्शन का खर्चा है, वो ट्रेडिंग में आएगा। जो खर्चा फैक्ट्री का खर्चा नहीं है, ऑफिस का खर्चा है, सेलिंग का खर्चा है, वो कहां जाएगा, पीएल में जाएगा। कहां पे जाएगा, पीएल में जाएगा। ठीक है। और इनकम में केवल एक ही खर्चा डायरेक्ट है, विच इज सेल, विच इज सेल। इसके अलावा जितना भी सॉरी जितना भी इनकम है, इनकम केवल सेल ही डायरेक्ट है। इसके अलावा जितना भी इनकम है सब मेरा क्या होगा सर, इनडायरेक्ट है। क्लियर है। तो खर्चा में डायरेक्ट एक्सपेंडिचर में क्या क्या आता है सर, परचेज आता है। क्या आता है, परचेज। सामान खरीदेंगे यहां पे दिखाएंगे, है ना। अब ये परचेज में दोनों परचेज, कैश परचेज और क्रेडिट दोनों, मतलब यहां परचेज आपको क्या दिखाना है, टोटल परचेज दिखाना है। अगर कैश परचेज अलग लिखा हुआ, क्रेडिट परचेज अलग लिखा हुआ, तो दोनों को क्या करेंगे आप, जोड़ देंगे। आपको पूरा एक साल का परचेज दिखाना। रिमेंबर हमारा बेसिस कौन सा है, एक्रूअल बेसिस है या फिर कैश बेसिस है। एक्रूअल का मतलब क्या होता है, पूरा एक साल का खर्चा इनकम आपको दिखाना है, बाकी उधारों से कोई मतलब नहीं। क्लियर हो गया। तो यहाँ टू परचेज आ गया। अब इससे लेस हो जाएगा, इससे लेस क्या होता है सर, परचेज रिटर्न। क्या लेस होता है, परचेज
रिटर्न। परचेज रिटर्न का दूसरा नाम बताइए। अब इसमें अभी भी कंफ्यूजन हो रहा है आप लोग को, क्या बोले हम? श्योर करिए। वो गलती बोला, बोल रहे रिटर्न आउटवर्ड किसको बोलते हैं, रिटर्न इनवर्ड किसको बोलते हैं? तो आता कब आता है? किसका रिटर्न होता है, कौन करता है? जब हम करते हैं या अगला करता है? एग्जैक्टली तो कौन सा रिटर्न हुआ? रिटर्न इनवर्ड, बट कौन सा रिटर्न, दूसरा नाम क्या हुआ? तुम सेल किया वापस आया तो कौन सा रिटर्न हुआ? सेल्स रिटर्न। जब सेल करेंगे तो जाएगा, वो रिटर्न करेगा तो माल, तो सेल्स रिटर्न। सेल्स ऐसे समझो, सेल्स रिटर्न मतलब रिटर्न इनवर्ड। परचेज 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 रिटर्न, परचेज रिटर्न मतलब क्या होगा, जाएगा तो रिटर्न आउटवर्ड। समझ में आया सर? ये मेरे को भी कंफ्यूजन था भाई, घबरा मत। समझ में आ रहा? तो 11वीं क्लास में मेरे को भी कंफ्यूजन था, रिटर्न इनवर्ड, रिटर्न आउटवर्ड, परचेज रिटर्न, सेल रिटर्न। अब सीए फीए जब करने लगे तब जाके समझ में आया, ओ ऐसा है, ऐसा ऐसा ऐसा। समझ में आया? तो परचेज रिटर्न का दूसरा नाम क्या है बेटा? रिटर्न आउटवर्ड। ये रहेगा तो क्या कर दोगे? लेस कर दोगे। लेस करके बाहर क्रेडिट साइड में क्या आता है सर? सेल्स आता है। क्या आता है? सेल्स आता है। सेल्स का दूसरा नाम क्या है? टर्नओवर। क्या बोलते हैं उसको? टर्नओवर। अब सेल से भी लेस होगा, क्या लेस होगा? सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न का दूसरा नाम क्या है? रिटर्न इनवर्ड। रिटर्न इनवर्ड आएगा। ठीक है। और क्या आ सकता है यहाँ पे परचेज सेल के अलावा? इंपोर्ट। क्या बोलेंगे? इंपोर्ट। नाउ इंपोर्ट और परचेज में क्या फर्क है? इंपोर्ट और परचेज में क्या फर्क है? परचेज किसको बोलते हैं और इंपोर्ट किसको बोलते हैं? वो भी तो खरीदना हुआ। और परचेज जो सामान इंडिया से खरीदे उसको खरीदना बोलते हैं, और जो सामान इंडिया से बाहर से खरीदते हैं उसको क्या बोलते हैं सर? इंपोर्ट, लाना। इंपोर्टेड आइटम है मतलब क्या बोलना चाह रहा थे? कीमती है, कॉस्टली है ना। ऐसा नहीं किसी को टान के बेटा बोलता है, कहां से ली ये तो इंपोर्ट किया हम, इंपोर्ट। इंपोर्ट किया हम बेटा, पी पे स्ट्रेस मारता है, इंपोर्ट किया मतलब क्या बोलना चाह रहा हूं? महंगा आइटम है। इंपोर्टेड आइटम का मतलब क्या हो गया? महंगा आइटम है ना सर। कुछ बैग है, लेडीज लोग का बैग है, यहां से नहीं मंगाया, हम ऑनलाइन मंगाया है बाहर से, कहां से? चाइना से डायरेक्टली। इंपोर्टेड आइटम। समझ रहे हैं? इन लोगों का भी खतरनाक है बॉस। तो सर इंपोर्ट का मतलब क्या हो गया? परचेज आउटसाइड फ्रॉम द कंट्री। ठीक है, उसको भी परचेज बोला जाएगा, बट एक्चुअल वर्ड इज इंपोर्ट होता है। और जो परचेज विद इन द कंट्री उसको अपने लोग क्या करते हैं सर? परचेज बोल के दिखाते हैं। ठीक है। इसके अलावा एक्सपोर्ट भी यहां पर आ सकता है। क्या आ सकता है सर? एक्सपोर्ट आएगा। एक्सपोर्ट का मतलब क्या हो गया? सेल आउटसाइड दी नेशन। इंडिया के बाहर कोई सेल करते हैं उसको एक्सपोर्ट बोलते हैं। ये भी हमारा क्या है? सेल हुआ ना सर। नाउ सर अब ये दोनों का टैक्स लगता है, खर्चा लगता है ना, तो इंपोर्ट ड्यूटी लगेगा। इंपोर्ट ड्यूटी लगेगा, कहां लेंगे इसको? खर्चा में लेंगे। इंपोर्ट ड्यूटी एंड टैक्सेस। तो इंपोर्ट ड्यूटी एंड टैक्सेस जो लगता है वो मेरा खर्चा है, डायरेक्ट खर्चा है, यहां लेंगे। एक्सपोर्ट करते समय भी तो क्या लगेगा सर? खर्च होगा। एक्सपोर्ट करते समय भी तो टैक्स वगैरह लग सकता है ना। बट ये खर्चा मेरा डायरेक्ट नहीं है, ये खर्चा क्या है? इनडायरेक्ट है, बिकॉज ये मेरा सेलिंग का खर्चा है। किसका खर्चा है? तो एक्सपोर्ट ड्यूटी, एक्सपोर्ट के ऊपर में टैक्स, वो मेरा यहां पे नहीं आएगा। ठीक है, वो पीएल में जाएगा। जो यहां नहीं आएगा मतलब कहां जाएगा? वो पीएल में जाएगा, जो हमारा सेकंड वाला था उस पे जाएगा। ठीक है। इसके अलावा और क्या क्या डायरेक्ट है सर? खरीदेंगे तो सामान लाएंगे ना सर। सामान लाएंगे तो क्या देंगे? फ्रेट। क्या देंगे? फ्रेट। एक होता है कैरेज, एक होता है कैरेज। ना अब कैरेज दो तरह का होता है बेटा। यहां पे कैरेज इनवर्ड, क्या बताइए?
दो तरह का कैरेज होता है, एक होता है कैरेज इनवर्ड, एक होता है कैरेज आउटवर्ड। कैरेज इनवर्ड और कैरेज आउटवर्ड। कैरेज इनवर्ड यहां पे लेते हैं, कैरेज आउटवर्ड नहीं लेते हैं। क्या फर्क है कैरेज इनवर्ड आउटवर्ड में? कैरेज इनवर्ड किसको बोलते हैं? सामान लाने का भाड़ा। लाने का मतलब किसका? परचेस का। तो परचेस के समय जो आप भाड़ा देते हो उसको क्या बोलते हैं? कैरेज इनवर्ड। और सेल करते समय जो आप भाड़ा देते हो उसको क्या बोलते हैं? कैरेज। तो सेल वाला खर्चा यहाँ पे नहीं आएगा, वो मेरा कहां जाएगा सर? पीएल में आएगा, यहां नहीं आएगा। इसलिए कैरेज क्या गिवन है वो देखेगा। इनवर्ड बोलेगा तो लेंगे, इनवर्ड नहीं बोलेगा तो यहाँ पे सेम। फ्रेट, ये आपने बहुत बार सुना है। फ्रेट क्या होता है सर? फ्रेट क्या होता है? ये भी वन ऑफ द आपका ये भाड़ा होता है, कैरेज होता है, बट ये कौन सा भाड़ा है? रेलवे। रेलवे मालगाड़ी आ रही थी, हम तुम सुना रहे, सुना तो मालगाड़ी मालगाड़ी। ये क्या एक्चुअल में? फ्रेट है। क्या एक्चुअल में? ये फ्रेट है। क्लियर है? तो ये भी हमारा क्या होता है? सामान लाने का खर्चा होता है। इसके अलावा और क्या आता है सर? वेजेस। क्या आता है सर? वेजेस। अब दो तरह का होता है बेटा यहाँ पे, एक होता है वेजेस, एक होता है सैलरी। एक होता है वेजेस, एक होता है। वेजेस किसको देते हैं बताएं तो? वेजेस किसको देते हैं? वर्कर। डब्ल्यू फॉर वर्कर, डब्ल्यू फॉर वेजेस। इंग्लिश बहुत ब्यूटीफुल लैंग्वेज है। डब्ल्यू फॉर वर्कर, डब्ल्यू फॉर वेजेस। एस फॉर स्टाफ, एस फॉर। समझ में आ रहा है? दोनों से लिंक। वर्कर वेजेस, स्टाफ सैलरी। तो स्टाफ कहां पे काम करता है? फैक्ट्री में। तो बेटा सूट बूट टाई फाई ग्रेजुएट लगाए कहां जाएगा? ए उड़ा माल उठा। कहां जाएगा तुम? कहां पे जॉब करेगा? फैक्ट्री में। सूट बूट लगा के इतना जो पढ़ाई वढ़ाई कर रहे हैं माँ बाप, इतना जो खर्चा वर्चा करेंगे नहीं करेंगे क्या? कहां काम करने के लिए? फैक्ट्री में। क्या बना रहे हैं आपको? स्टाफ। क्या बना रहे हैं आपको? तो आप कहां पे जॉब करिएगा? ऑफिस में। कहां पे जॉब करिएगा? और ऑफिस का खर्चा कहां आता है? पेल में आता है। तो सैलरी नहीं आएगा, सैलरी नहीं आएगा। वेजेस आएगा, बिकॉज वेजेस कहां पर होता है? फैक्ट्री में होता है, तो वेजेस खर्चा आएगा। क्लियर है? इसके अलावा और क्या है सर? पावर एंड फ्यूल। पावर एंड फ्यूल। अदर फैक्ट्री एक्सपेंसेस। फैक्ट्री एक्सपेंसेस जो भी खर्चा में अगर फैक्ट्री वर्ड बोल देगा तो आप डालिएगा। फैक्ट्री या तो फिर वर्क्स एक्सपेंसेस। कौन सा खर्चा बोलेगा सर? वर्क्स एक्सपेंसेस। फैक्ट्री या तो लिखा रहेगा वर्क्स एक्सपेंसेस। फैक्ट्री मैनेजर। फैक्ट्री मैनेजर कमीशन। फैक्ट्री मैनेजर। फैक्ट्री मैनेजर सैलरी या फिर वर्क्स मैनेजर सैलरी। समझ रहे हैं? फैक्ट्री में भी तो मैनेजर होगा ना सर। अगर सिर्फ सैलरी बोलेगा तो नहीं लेंगे, मतलब वो ऑफिस का है। लेकिन अगर फैक्ट्री मैनेजर लिखा, फैक्ट्री लिखा, वर्क्स लिखा, इसका मतलब वो कौन सा खर्चा है सर? फैक्ट्री का खर्चा है। तब कहां पे लेंगे? ट्रेडिंग पे लेंगे। इसके अलावा यहां पर क्रेडिट साइड में आता है सर क्लोजिंग स्टॉक। क्या आता है सर? क्लोजिंग स्टॉक। क्या आता है सर? क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक डेबिट साइड, क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट साइड। ठीक है? अब क्या करेंगे सर? प्यार से क्रेडिट साइड को जोड़ेंगे। किसको जोड़ेंगे? क्रेडिट साइड को जोड़ेंगे। कैसे जोड़ेंगे? प्यार से। क्रेडिट साइड को जोड़ेंगे, इसको यहां पे बैठाएंगे। क्रेडिट साइड को जोड़ेंगे, इसको यहां पे बैठाएंगे। और जितना भी डेबिट साइड है, जितना भी डेबिट साइड है, सबको जोड़ के क्या कर देंगे? लेस कर देंगे। क्या कर देंगे? अब अगर अमाउंट बैलेंसिंग फिगर इस साइड आया, किस साइड आया? इस साइड आया, तो इसको बोलते हैं ग्रॉस प्रॉफिट। क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलेंगे? ग्रॉस प्रॉफिट। यहां लिखेंगे ट्रांसफर टू पीएल। क्या लिखेंगे? ट्रांसफर टू पीएल अकाउंट। ठीक है? और मेरा रुपया इस साइड में घटा है। किस साइड में? अगर क्रेडिट साइड में घटा है, इसका मतलब मेरा प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ? लॉस हो गया, तो क्या बोलेंगे? ग्रॉस लॉस। ट्रांसफर टू पीएल। क्लियर हो गया सर? इस साइड में कैसे रुपया बचेगा? जब डेबिट साइड ज्यादा होगा, क्रेडिट साइड कम होगा, तो बैलेंस कहां बचेगा? बैलेंस शीट किए ना सर? बैलेंसिंग कैसे करेंगे? इस साइड को जोड़ेंगे, यहां बैठाएंगे। अब रुपया अगर यहां कम है तो इसका मतलब ग्रॉस प्रॉफिट है। इस साइड कम आएगा तो ये क्या है? ग्रॉस लॉस है। दोनों होगा क्या? पॉसिबल है?
तो हम गलत बोला कयामत का निशानी है। देख कयामत क्या है, मतलब जो पॉसिबिलिटी नहीं है वही है ना सर। हो पाएगा क्या? नहीं होगा ना, या तो प्रॉफिट होगा तो दोनों होगा, पॉसिबल है। अकाउंट्स में भी हर जगह में कयामत की निशानी है बॉस, बहुत सारा जगह आपको दिखाते रहेंगे। अरे लड़का लड़का और बोला स्टॉक का नेगेटिव होना और वो ये सब होता है क्या? कैश नेगेटिव हो सकता है क्या? आपका पास पैसा है उससे ज्यादा आप खर्च किए, कैसे भैया? बाकी पैसा कौन दिया आपको? ससुर। तब हो सकता है ना? बीवी रात को सो रही थी, टान ली, हो गया। वर्किंग मूवमेंट खोजिए बॉस, बहुत आराम है सर। हो गया। ये फॉर्मेट है, क्लियर है? चलिए एक सम करते हैं। सर ये थोड़ा सा देखिए, जो भी चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया ना, काइंडली उसका थ्योरेटिकल अंडरस्टैंडिंग लीजिए। जो भी चैप्टर कंप्लीट हुआ, जैसा बैड डेप हो गया, डेप्रिसिएशन हो गया, बीआरएस हो गया, हमारा कैश बुक हो गया, उसका थ्योरेटिकल पढ़ना चालू करिए। कहीं पर भी जाएंगे आप, बेसिक स्ट्रांग कब होता है मेरे से सीखिए। जब बेसिक कब स्ट्रांग होता है? जब प्रैक्टिकल आपको पता है, उसके साथ जब आप थ्योरेटिकल नॉलेज को अगर पढ़ लिए और समझ गए और प्रैक्टिकल के साथ में रिलेट कर लिए ना, वो नॉलेज सबसे बेस्ट नॉलेज है बेटा, यकीन मान लो। अभी ग्रेजुएशन का बहुत सारे स्टूडेंट मेरे पास आया था, मैंने उससे एक चीज पूछा कि भाई 5 साल पढ़ के ग्रेजुएट हुआ है, 12th का मार्क्स, ग्रेजुएशन का मार्क्स कितना मैटर कर रहा है? बोला कुछ नहीं, कुछ मार्क्स लाना जरूरी है, इवेंचुअली लाइफ में आपका मार्क्स मैटर नहीं करेगा। समझ में आ रहा है? मैंने उससे पूछा कि तुम कहीं पर भी गया नहीं गया, तुम्हारा मार्क्स कितना फैक्टर किया? सब बेटा लॉकडाउन का कोविड बैच 90% 100 ला के सब बेटा बैठा हुआ। बोला कितना लाया, कुछ क्या फर्क पड़ा? बोला सर कोई फर्क नहीं पड़ा। इवेंचुअली मैटर क्या करता है? आपका नॉलेज। वहां आपको क्या बोलेगा, ये जो फाइनल अकाउंट बनाया बेटा, बैलेंस्ड मैच हुआ, ट्रायल बैलेंस मैच हुआ, उसका जॉब। आपको ऐसा उम्मीद है क्या? ऐसा लगता है वो आपसे क्या पूछेगा? आपसे जो आपने पढ़ाई किया 5 साल तक, आपका नॉलेज पूछेगा। और नॉलेज क्या है पता है? बेसिक। अभी जो आप पढ़ ले हो ना, वही नॉलेज आपसे आपका 5 साल बाद पूछा जाएगा। अगर ये नॉलेज को अभी स्ट्रॉन्ग कर लिए और इसको अभी से पढ़ लिए, थोड़ा सा टाइम निकाल के आधा 1 घंटा करके थ्योरेटिकल पढ़ लीजिए, अभी इसको पढ़ लीजिए ना, तो ये नॉलेज आपका लाइफ लॉन्ग याद रहेगा। अभी अगर नहीं पढ़े तो यकीन मानिए आने वाला 5 साल के बाद में आपको कम से कम अच्छा खासा टाइम स्पेंड करना पड़ेगा इस चीजों में, फिर से दोबारा उसको रिकैप करने के लिए। समझ रहे हैं? कोई भी चैप्टर का प्रैक्टिकल क्लियर हो गया, जैसा डेप्रिशिएशन वगैरह क्लियर है, उसको पूरा कॉन्फिडेंस पे लेने के लिए उसको थ्योरेटिकल पढ़िए कि हाँ मैंने जो आपको इतना ज्ञान दे रहा हूँ, जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, जो देखिएगा जब भी मैं स्टार्ट करता हूँ तो एक मैं ज्ञानबाजी देता हूँ। जैसा भी मैंने फाइनल स्टार्ट किया तो ज्ञानबाजी दिया, राइट? ये तमाम पॉइंट जो मैं बता रहा हूँ वो थ्योरेटिकल में लिखा है कि नहीं लिखा है? समझ रहे हैं? इस चीज को पढ़ लेंगे तो पूरा नॉलेज क्या हो गया, कंप्लीट हो गया ना सर। अब कहीं से कुछ भी आएगा नहीं आएगा तो आप बोल पाओगे। प्रैक्टिकल देगा क्या? जनरल एंट्री देगा क्या? क्या बोलेगा? जनरल एंट्री बना, कैश बुक बना, फाइनल अकाउंट बना, चल तेरा जॉब लग गया, ये तेरा मैच नहीं हुआ, तेरा जॉब नहीं लगा, तेरा फिर फाइनल अकाउंट गलत जा कर गया। क्या लगता है ये सब पूछेगा? ये सब पूछेगा? खुद से बताइए, ये पूछेगा? आपसे पूछेगा व्हाई डेप्रिसिएशन इज चार्ज, डेप्रिसिएशन में डिमिनिशिंग एसएलएम का फंडा क्या है, पीबीडीडी क्यों चार्ज करते हैं, इसका जर्नल एंट्री बताइए। ये आपको ट्रांजेक्शन बोल देगा, बोलेगा उसका जर्नल एंट्री बताइए क्या होता है। ये सारे नॉलेज बेस्ड टेस्ट होगा। वो नॉलेज टेस्ट कब होगा? जब आप थ्योरेटिकल पढ़ोगे। और अभी का बच्चा लोग का अंदर ना, जैसा कि पढ़ने का आदत बहुत कम हो गया, लिटरली मैं बता रहा हूँ, अभी सिर्फ देखने का आदत है। हम पढ़ा रहे हैं, आप देख रहे हैं, सर देखना बेटा ये घड़ी पहन के है, पहन के है, ये सब चलता है। पढ़ के आने बोले, बुक पढ़ने बोले, वो सब नहीं होता। चलते चलते हाथ मेरा ऐसे हो गया, अब बेटा यादगार हो गया, अरे बाबा सर्दी कैसे ऐसे कर रहा, कुछ तो लोचा है। गलत बात बोला भाई, गलत बात बोला। यही सब चीज में पूरा तुरंत क्लिक करेगा, ऑटोमेटिक। ठीक करिए सर, पढ़िए। The process of preparing final account from the original records is as under। कैसे प्रिपेयर करते हैं? सबसे पहले रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन इन जर्नल और सब्सिडरी बुक, फिर क्या करते हैं, पोस्टिंग करते हैं इसको लेजर में फ्रॉम जर्नल से,
फिर इसको प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस बनाते हैं लेजर से। उसके बाद क्या बनता है ऐसा, प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट ऑन द बेसिस ऑफ ट्रायल बैलेंस एंड अदर इंफॉर्मेशन। सेम है। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, द ट्रेडिंग रिजल्ट ऑफ प्रॉफिट लेजर प्रिपेयर होता है, कंसिस्ट ऑफ व्हाट, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, ट्रेडिंग पीएल अकाउंट और बैलेंस शीट, है ना सर। द फॉलोइंग पॉइंट मस्ट बी कंसिडर्ड व्हाइल प्रिपेयरिंग फाइनल अकाउंट इन फ्रॉम द ट्रायल बैलेंस। डेबिट आइटम ऑफ ट्रायल बैलेंस, डेबिट आइटम में क्या आता है सर, एक्सपेंस आता है, एसेट्स आता है, राइट। इसमें से कैरेज इनवर्ड, कैरेज आउटवर्ड, ये सारे आइटम है। ट्रेडिंग अकाउंट क्या है, ट्रेडिंग अकाउंट किस लिए बनाते हैं, इट इज कैन बी प्रिपेयर्ड सेपरेटली, ये सेपरेटली भी बना सकते हैं और कंबाइंड विद पीएल अकाउंट, ये अपने लोग सीखेंगे। एक्चुअल में ये अलग भी बना सकते हैं और पीएल के साथ भी बना सकते हैं, पढ़ेंगे कैसे करके। नॉर्मली इट इज प्रिपेयर्ड पीएल अकाउंट, पीएल अकाउंट के साथ बनाया जाता है। इट इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। तो ये एक्चुअल में ट्रेडिंग अकाउंट है बट पीएल के साथ बनाता है, ये उसका फॉर्मेट है। ये ऑलरेडी अपने लोग लिख चुके हैं यहाँ पे, रिमेंबर, है ना। ये सारा जो भी खर्च है कौन सा एक्सपेंस है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, वहां पे लिखिए। ये सारा कौन सा खर्चा है, ऑक्ट्रॉय, सोचिए क्या होता है, बोलिए। ऑक्ट्रॉय भी कैरेज होता है सर। रेलवे से मंगाते हैं, मालगाड़ी से मंगाते हैं, फ्रेट बोलते हैं, समझ रहे हैं। बैलगाड़ी, वैन, वैन, वैन गाड़ी, बैल, उन लोग को ऑक्ट्रॉय बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ऑक्ट्रॉय, समझ रहे हैं। वैन के थ्रू आप गाड़ी मंगाए हैं, बैल के थ्रू गाड़ी मंगाए, रिक्शा के थ्रू लेके जा रहे हो, उसको कैरेज इन्वर्ट बोले क्या बोलते हैं, ऑक्ट्रॉय बोलते हैं। अगर ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू कर रहे हैं तो उसको अपने लोग गाड़ी वगैरह के थ्रू में कैरेज बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वर्डिंग है, जस्ट वर्डिंग है, लेकिन सबके सबको कैरेज बोला जा सकता है, ठीक है सर। पीएल अकाउंट अभी नहीं करना है। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट अपने लोग बाद में करेंगे। आइए, ट्रेडिंग अकाउंट मिला, मिला सर। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 9 बनाएंगे सर। द फॉलोइंग आर सम ऑफ द लेजर बैलेंसेस ऑफ मिस्टर सोमनाथ चक्रवर्ती। As on 31st December 2016, you are asked to prepare a trading and profit and loss account on 31st December 2016 on accrual basis. On accrual basis. इन शॉर्ट में मैं आपको बताता हूं, अगर कैश बेसिस करते हैं तो ये एडजस्टमेंट जो दिया हुआ आउटस्टैंडिंग फ्यूल, इसको नहीं लेते हैं आप। अगर कैश बेसिस बनाएंगे तो एडजस्टमेंट जो दिया हुआ उसका कोई एंट्री नहीं करेंगे आप। अगर एक्रूअल बेसिस बनाएंगे तो ये सारे एडजस्टमेंट का भी क्या करना होगा, आपको रिकॉर्ड करना पड़ेगा ट्रांजैक्शंस में, ठीक है। और बेसिकली आउटस्टैंडिंग वेजेस के साथ दिया हुआ ना, आउटस्टैंडिंग में लिखे ये ऐड होता है, क्या होता है सर, वेजेस के साथ क्या होता है, ऐड होता है। खर्चा बाकी है, खर्चा देना बाकी है, इसका मतलब ये 1500 रुपया जो मेरा 10,500, इसमें 1500 रुपया क्या इंक्लूड नहीं है, देना बाकी है। खर्चा है, दिए नहीं है मैंने, लेकिन देना बाकी है ना सर। तो ये आप 1500 रुपया क्या करोगे, 10,500 में ऐड करोगे। प्रीपेड लिखा हुआ, प्रीपेड, प्रीपेड का मतलब लेस होता है सर, क्या होता है, लेस होता है। प्रीपेड किसमें दिया हुआ, फ्यूल एंड पावर, उसे क्या कर दोगे आप, 300 रुपया लेस कर दो, ठीक है। चलिए इसको बनाते हैं लैंड होकर ही। आठ भाई रन है, 26 मिनट बाकी है। सो प्रोजेक्टर में मैच देखे आज। नहीं नहीं, दिल बहुत भाग जाएगा, नहीं नहीं। इलस्ट्रेशन नंबर कितना है सर, इन द बुक्स ऑफ, क्या नाम है, इन द बुक्स ऑफ
सोमनाथ चक्रभूर्ति मिथुन का भाई है बेटा। ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, डेट क्या है बेटा? डेट बताओ, डेट क्या है? 31 दिसंबर 2000। ये क्या होगा? पर्टिकुलर अमाउंट रुपीस, पर्टिकुलर अमाउंट रुपीस, सॉरी, कर लीजिए। एब्सेंट कौन कौन है? एक लड़की एब्सेंट है, एक लड़का बेटा आया फिर नहीं आया, दो, और असीम, तीन, तीन से चार जन पढ़े सर। ओपनिंग स्टॉक कितना रुपया? 6,000 रुपया सर। ये कहां आएगा? डेबिट साइड में टू ओपनिंग स्टॉक 6,000 रुपया। सॉरी, ओपनिंग स्टॉक 6,000 रुपया सर। कैश परचेस कितना रुपया? 38,000। बट अपने को परचेज में क्या लेना है? सिर्फ कैश लेना है क्या, या टोटल लेना है? टोटल का मतलब क्या होता है? कैश प्लस क्रेडिट। कैश कितना रुपया और क्रेडिट, देखिए क्रेडिट परचेज मिला आपको, ये दोनों क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। कैसे लिखेंगे? या लिखेंगे टू परचेज, सेमी क्लोन देंगे, या लिखेंगे कैश और क्रेडिट। कैश कितना रुपया? 38,000, इसको इनर कॉलम में दिखाएंगे। और क्रेडिट कितना रुपया? 5,000। ये टोटल जोड़ देंगे। क्या रिटर्न वगैरह है क्या? चेक करो तो रिटर्न है, देखो रिटर्न है क्या? अगर रिटर्न रहता तो क्या करते हैं? इसको जोड़ के फिर लेस करते हैं। रिटर्न नहीं है सर, टोटल बाहर कितना चल जाएगा? कोई प्रॉब्लम? उसके बाद इंपोर्ट, इंपोर्ट आएगा सर। टू इंपोर्ट हाउ मच? कितना रुपया? 12,000 रुपया इंपोर्ट है। उसके बाद क्या है? फ्रेट, फ्रेट आता है क्या? आता है फ्रेट, कितना रुपया? 3,500। ठीक है सर, टू फ्रेट 3,500। उसके बाद वेजेस, वेजेस कितना रुपया? 10,000। बट नीचे में देखिए कुछ बोला हुआ है, आउटस्टैंडिंग वेजेस 1,500 रुपया। अगर कैश बेसिस रहता तो इसको लेते क्या, लेकिन एक्रूअल बेसिस अपने लोग बना रहे हैं, तो 1,500 रुपया क्या हो जाएगा इसमें? ऐड हो जाएगा। टू वेजेस, ये अंदर पे लिखेंगे 10,500, इसमें ऐड कर देंगे। क्या ऐड कर देंगे सर? आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग 1,500 रुपया। टोटल ऐड करके बाहर कितना चल जाएगा? 12,000। क्लियर है? आउटस्टैंडिंग ऐड करेंगे, प्रीपेड क्या करेंगे? लेस। उसके बाद क्या है सर? फ्यूल एंड पावर कितना रुपया? 6,300। टू फ्यूल एंड पावर, टू फ्यूल एंड पावर। बट इसमें भी क्या है सर? नीचे में देखिए कुछ बोला हुआ है, नीचे में देखिए कुछ बोला हुआ है। प्रीपेड है तो प्रीपेड क्या होगा? लेस कर दीजिए प्रीपेड।
कितना रुपया सर? तो लेस करके बाहर कितना जाएगा? ठीक है, कोई प्रॉब्लम? आगे बढ़िए। एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट कहां आता है सर? क्रेडिट साइड में आएगा, इनकम है ना मेरा, इनकम क्रेडिट साइड, खर्चा डेबिट साइड। तो एक्सपोर्ट बैठाइए बाई साइड में, कितना रुपया है? 16,000। क्लियर है सर? सेल्स में भी देखिए वैसे बोला हुआ है, कैश सेल्स 1,20,000 और क्रेडिट सेल्स कितना है? 1,08,000। इसको भी कैसे करेंगे? वैसे करेंगे जैसे परचेस किए, खुद से करिए। इसको भी वैसे करेंगे जैसे परचेस किया आपने। कैश कितना है? 1,20,000 रुपया सर। और क्रेडिट कितना है सर? टोटल कितना हो गया? ठीक है, और क्या उसके बाद में? क्लोजिंग स्टॉक आएगा सर, बाय क्लोजिंग स्टॉक। कितना रुपया? 8,000 कितना है? 7,500। ठीक है, क्रेडिट परचेस क्रेडिट से ले लिए। कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर, ये आता है क्या? ये नहीं आता है। ये क्या है भैया? ये तो ट्रांजेक्शन है, कैश अकाउंट डेबिट टू कस्टमर। ये खर्चा इनकम कुछ है क्या? तो ये आएगा क्या? ये नहीं आएगा। हो गया कंप्लीट। अब क्या करेंगे सर? जोड़ेंगे इसको, जोड़ के देखिए दोनों साइड किस साइड ज्यादा हो रहा है। एम प्लस एम माइनस को यूज करना सीखिए। एम प्लस एम माइनस को यूज करना सीखिए। कितना आ रहा? ला भाई कैलकुलेटर ला। ना ना उतना मेकअप वाला नहीं चाहिए, लीजिए ला। बाप रे बाप, पूरा एकदम संभाल के रखे हैं। कितना हो गया सर? 16,000, 1,28,000, 1,28,000 प्लस 7,500। एम प्लस कैसे करें समझ में आया? 1,51,500 बताएं तो वाला। अब उसके बाद इसको जोड़ो, 6,000, 43,000, 12,000, 3,500, 12,000 प्लस 6,000, 82,500 इक्वल टू एम माइनस। अब क्या करेंगे? मेरे को डिफरेंस चाहिए ना सर। कितना आया? दिस इज माय नेट प्रॉफिट, सॉरी ग्रॉस प्रॉफिट, टू ग्रॉस प्रॉफिट सर। समझ में आया सर? मैच कैसे करेगा? दिमाग लगा। ट्रांसफर टू पीएल अकाउंट। हो गया सर? कितना आ जाएगा? 69,000। क्लियर है सर? बन जाएगा? क्लियर है? होमवर्क भी लिखिए, बना के लाइएगा। क्वेश्चन नंबर 6 से लेके 12, 6 to 12, क्वेश्चन नंबर 6 से लेके 12। ठीक है, आइए सर नेक्स्ट क्लास में आइए।